ठीक है भाई, तो आज हमें स्टार्ट जो करना है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो क्योंकि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो अब सर्कुलर मोशन भी ये पार्ट है किसका, काइनेमेटिक्स का ही। तो फिर हमने इसे काइनेमेटिक्स में साथ में क्यों नहीं पढ़ा था? काइनेमेटिक्स में हमने एक तो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो फिर सर्कुलर मोशन साथ में क्यों नहीं पढ़ा? तो उसका रीजन होता है कि सर्कुलर मोशन में हमें फोर्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो जब तक हमने फोर्स टर्म नहीं पढ़ ली थी तब तक हम सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ सकते थे, और अब क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में जान लिया है, इसका मतलब क्या है, अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज सर्कुलर मोशन के लिए जानना जरूरी है वो है आपकी सर्कल। सर्कल किसे बोला जाता है? तो अगर डिफाइन किया जाए व्हाट इज अ सर्कल, तो सर्कल हो जाता है सिंपली लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस यानी कि पाथ, ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट से दूरी मेंटेन करते हुए किसी एक प्लेन में अगर आप मूव करते हो तो आप जो ट्रेजेक्टरी बनाओगे उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पाथ क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। और जो फिक्स दूरी है किसी पॉइंट से वो कहलाती है आर, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ सर्कल। समझ आ रही है बात? तो यहां अगर मैं सर्कल के बारे में लिख दूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो बड़ा ही सिंपल था सर्कल के बारे में जानना, ठीक है ना। क्या हो गया, सिंपली आपका सर्कल सभी ने पहले जानते हैं, सभी लोग, कुछ नई चीज नहीं है, पर मैंने एक बार बता दिया आपको। तो अगर जनरल इक्वेशन की मैं बात करूं, जनरल इक्वेशन, जैसा कि हमें अभी तक पता लग चुका है कि भाई स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है जनरल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं। सिमिलरली पैराबोला जो हमने देखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनती है तो उसका कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो अब अगर हमें एक सर्कल फॉर्म करना है तो फिर रिलेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो वैसे तो आप कई सारे फॉर्म पढ़ोगे इक्वेशन के मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपका सर्कल जिसकी रेडियस है आर और सेंटर है 0,0 पे, ठीक है ना। सेंटर a,b भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। यहाँ हम हमारे लिए सिर्फ इसको ध्यान में दे रहे हैं 0,0 अगर आपका सेंटर है और r,0 ये आपकी रेडियस है 0,r, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटर अगर a, b होता है तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो कई सारे फॉर्म होते हैं, 2gx 2fy वाला भी एक फॉर्म होता है, पर हमें उस सब में नहीं जाना, ये फिजिक्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है नहीं। वैसे भी हमें इक्वेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, कुछ चीजें बस जरूरी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर मूव कर रहा है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर किसी पार्टिकल के मोशन के दौरान उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन है जहां पे आर एक कांस्टेंट है जिसे हम रेडियस बोलते हैं, कांस्टेंट है जिसे हम रेडियस बोलते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आई होप सबको मीनिंग समझ आ गया हो कि सर्कुलर मोशन किसे बोला जाता है। सबसे पहले कितने डायमेंशन का मोशन है, तो ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है और ये एक प्लेन के अंदर होता है। जैसे कि हम जानते हैं सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है और एक प्लेन के अंदर होता है। तो ये हो गई इक्वेशन, बात समझ आई क्या? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हम देख लेते हैं, पैरामीटर्स फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। चलो, तो एक चीज तो समझ आ गई है
कि मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, और इसे मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, सेंटर जो है हमारा, और ये आपकी y एक्सिस हो गई और ये आपकी x एक्सिस हो गई। तो जो रेडियस है उसे मैं बोल देता हूं r। तो कोई भी पार्टिकल जो इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा, अब उसका पाथ तो फिक्स हो चुका है, तो उसकी किसी भी समय पे क्या पोजीशन है ये बताने के लिए आपको कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझो, हमने क्या किया, एक सर्कुलर ट्रैक फिक्स कर दिया और हमने कह दिया कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमेशा ही उसके ऊपर घूमने वाला है। तो अब वो तो उसकी पोजीशन तो लगातार बदल रही होगी क्योंकि वो चल रहा है लगातार। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन क्या है ये बताने के लिए आपको कितने पैरामीटर्स की जरूरत है। जैसे ऑब्वियसली सर्कल है तो आपको इक्वेशन पता ही होगी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो किसी भी समय पे उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत है। देखो हमें एक चीज तो पता है कि उसकी दूरी ओरिजिन से हमेशा आर रहने वाली है क्योंकि वो सर्कल पे चल रहा है। अगर मैं उस पार्टिकल का थीटा आपको बता दूं, थीटा यानी कि एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको बता दूं, तो इस थीटा को हम बोलते हैं, सबसे पहला पैरामीटर यही है, इस थीटा को हम नाम देते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन समझ आ रही है ना बात? ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या बताता है, पोजीशन, और किसके टर्म्स में बताता है, एंगल के टर्म्स में बताता है। अगर मैं आपको ये थीटा बता दूं तो क्या आप इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ध्यान से देखो जरा, क्या आप इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ भाई, इस r का आपको कंपोनेंट ही तो लेना है। x कंपोनेंट क्या आएगा, r cos थीटा, y कंपोनेंट क्या आएगा, r sin थीटा। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है भाई, और आपको ये पता है कि किसी समय पे आपके पार्टिकल की पोजीशन x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो आप उसकी क्या लिख सकते हो, पोजीशन लिख सकते हो। तो थीटा बेसिकली कहलाता है एंगुलर पोजीशन। ये सिर्फ पैरामीटर है, इज द ओनली पैरामीटर, is the only parameter required to write the position of the particle, है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई थीटा 30 डिग्री है तो कितनी पोजीशन होंगी ऐसी, कितनी पोजीशन ऐसी होंगी जिनके लिए थीटा 30 डिग्री होगा? आप देख सकते हो कि भाई ऑब्वियसली सिर्फ एक ही पोजीशन होगी जिसके लिए थीटा 30 डिग्री है। थीटा आपको पॉजिटिव कहां लेना है ये मैं आपको बता देता हूं। थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया है कि एंगल हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना शुरू करना है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल पे एक ही पोजीशन तो मिलेगी। तो थीटा कहलाता है हमारा क्या, एंगुलर पोजीशन। क्लियर है सभी को? पहला पैरामीटर क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अगर सेकंड पैरामीटर की बात करें हम, तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ाया गया था, क्या कहलाता भाई पोजीशन वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो आपके पार्टिकल की पोजीशन बता सके। अच्छा, आपके पार्टिकल की पोजीशन थीटा के टर्म्स में तो हमें पता है, वो है r cos थीटा और r sin थीटा, है कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो उसे अगर मैं r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये वो वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है, तो आप जानते हो फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो r cos थीटा माइनस 0 यानी r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। किसी को कोई कष्ट, मैंने ये जो लिखा है कैसे लिखा? दिस इज अ वेक्टर जो कि क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है आपके पार्टिकल की इन वेक्टर फॉर्म। आसान है, सिंपल है। r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। समझ आ रही है ना बात? अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज तो वो कहलाती है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जैसा हमने भाई पहले पढ़ा था ना मैकेनिक्स में, ये सारी चीजें वैसी हैं,
बस अंतर क्या है, यहाँ सब कुछ एंगुलर होने वाला है, यानी सब कुछ गोल गोल होने वाला है। वहां पार्टिकल सीधी लाइन पे चलता था, यहाँ पार्टिकल हमेशा गोल घूमने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये आपका सर्कुलर पाथ है और ये हमारे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। मान लो t बराबर t1 पर पार्टिकल जो एंगल बना रहा था वो है θ1, और चल चल के अब t इज इक्वल टू t2 पे वो जो पोजीशन बना रहा है वो बना रहा है θ2। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब जो वो पोजीशन बना रहा है एंगुलर पोजीशन, वो है एंगल θ2। तो क्या आप मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? अरे बच्चा बच्चा बता सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा सिंपली हो जाता है θ2 माइनस θ1। कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है भाई? θ2 माइनस θ1। चलो, अब सबसे पहली चीज, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं आपसे सर्कुलर मोशन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आपको अपने लॉजिक से इनका आंसर देना है, ठीक है ना? तो मान लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और कोई पार्टिकल इसके ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये उसकी स्पीड है, मान लो ये रेडियस r है। तो पहली चीज तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर सके? बोलो भाई, क्या बात है, सभी सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाता है इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, cm लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और क्यों? क्योंकि डायरेक्शन विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन तो भाई बदलेगी ना। सर्कल पे अगर कोई मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो बदलनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सर्कल पे घुमाओ और डायरेक्शन ना बदलो। ये वही बात है कि आप कार में बैठे हो और मैं आपसे कह दूं कि भाई स्टेयरिंग नहीं घुमाना पर सर्कल पे चलना है, तुम कहोगे पागल हो के भाई, ऐसे नहीं हो सकता, है कि नहीं? दूसरी चीज, अगर हमें सर्कल पे चलना है स्टेयरिंग तो घुमानी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड चीज, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन हो सके? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन हो सके? यस, it is possible, it is possible to perform circular motion at constant speed. Obviously, वही कार का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम कार में बैठे हुए हैं, अगर हम चाहें कि हम एक सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से चल सकें तो चलते रहेंगे। मैग्नीट्यूड फिक्स रखा जा सकता है, हाँ ये बात सही है कि डायरेक्शन फिक्स नहीं रखी जा सकती। तो तीसरा सबसे जरूरी सवाल जो है वो ये है कि क्या कोई सर्कुलर मोशन नॉन एक्सेलरेटेड हो सकता है? क्या कोई सर्कुलर मोशन ऐसा हो सकता है जिसमें नेट एक्सेलरेशन 0 हो? बताओ भाई, क्या ऐसा सर्कुलर मोशन पॉसिबल है जिसमें कि एक्सेलरेशन 0 हो? बिल्कुल सही बात। तो एवरी सर्कुलर मोशन must have some acceleration। तो अगर कोई आपसे ये भी कह देना भाई कि स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, तो ये नहीं मान लेना है कि एक्सेलरेशन 0 है। स्पीड कांस्टेंट है तब भी पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेटेड तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई डायरेक्शन तो बदलनी है ना, और डायरेक्शन बदली यानी वेलोसिटी बदली,
और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सीधी सी बात क्या हो गई भाई कि हम ये चीज रट लेंगे क्या? दैट सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी केस हो, सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा बदले। हाँ, वेलोसिटी हमेशा बदलेगी, स्पीड जरूरी नहीं है कि हमेशा बदले। समझ आई क्या बात? तो अब इन्हीं बातों को आगे बढ़ा लेते हैं और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए और क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी वेलोसिटी की। ध्यान से देखना, जहां भी डाउट आ रहा हो जरूर पूछ लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो ये रहा आपका सर्कल। मुझे कई बार सर्कल बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं यार। सर्कुलर मोशन में तो सर्कल अच्छा बनना चाहिए, है कि नहीं? ये रहा सर्कल, क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है ना? और ये मान लो ओरिजिन है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं। तो किसी भी समय पे पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमने निकाला है, आर वेक्टर, ठीक है ना, रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस जो है उसको आर मान लेता हूं मैं। पोजीशन वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं भाई, कि पोजीशन वेक्टर क्या आया था? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बात समझ आई? अब मैं क्या करूंगा ना, मैं दो डायरेक्शन चूज करूंगा। आप देखो, अगर तो रेक्टिलिनियर मोशन जब हम पढ़ते थे तो हम हमेशा दो डायरेक्शन पे फोकस जरूर करते थे। आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चुनते थे कि नहीं चुनते थे? काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करनी पड़ती है। जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा, तब हम मानते थे कि हॉरिजॉन्टल में आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और वर्टिकल में ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। हमें ये सब मानना पड़ता था, है कि नहीं? यानी डायरेक्शन डिफाइन करना तो जरूरी है। अब बात ये थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इन सभी में कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन थी जो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। या तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ध्यान देते थे। अगर ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो हम अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन पे ध्यान देते थे। अरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रही है ना बात? कि हर क्वेश्चन में कोई दो ऐसी डायरेक्शन जरूर हम चुन लेते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और उन्हीं में हम डील करते हैं, है कि नहीं? या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। बात समझ आ रही है? दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना, और हम नाम देते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं यहां लिख देता हूं। रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ये याद रखना आप कि रेडियल डायरेक्शन जो हम कहते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर होती है। इसका मतलब कि आपका सर्कल अगर ऐसे है और कोई पूछे कि भाई इस समय पे इस पॉइंट के लिए रेडियल डायरेक्शन कौन सी है, तो आप इस तरह से एक लाइन बनाओगे सेंटर से और यूं बाहर की तरफ डायरेक्शन शो कर दोगे। इस पॉइंट पे कौन सी है, यहां से लाइन बनाओगे बाहर की तरफ शो कर दोगे। इस पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन है? तो रेडियल डायरेक्शन ऑब्वियसली मीनिंग बस ये होता है कि बाहर की तरफ निकलती हुई जो डायरेक्शन है, ऑब्वियसली हर पॉइंट के लिए वो डायरेक्शन बदलेगी, है ना, लेकिन किसी एक पॉइंट के लिए रेडियल डायरेक्शन फिक्स होगी। आई होप सबको क्लियर हुआ हो ये, ठीक है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन है, तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है? फटाफट लिखो चैट के अंदर, देखें कितने लोगों को याद है। कौन सा ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आता है?
कोई है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है, तो उससे मैं नाम दे देता हूं ई आर कैप। ई आर एक सिंबल है जो कि रेडियल डायरेक्शन को डिनोट करने के काम में आ रहा है, और ऊपर लगाई गई कैप आपको ये बता रही है कि ये वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो सभी को क्लियर हुआ रेडियल डायरेक्शन क्या है। और दूसरी चीज है टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो भाई टेंजेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। टेंजेंशियल डायरेक्शन या टेंजेंट की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे कर्व को जस्ट टच करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे कोई कर्व आपको दिया हुआ है, ये भी एक कर्व है, इसमें कोई भी एक पॉइंट में चूज कर लूं और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं जो उस पॉइंट पे कर्व को सिर्फ टच कर रही हो, कट नहीं कर रही हो, सिर्फ टच कर रही हो, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो द डायरेक्शन perpendicular to radial direction at any point, perpendicular to radial direction at any point। ऑब्वियस है कि नहीं है ये, क्योंकि रेडियल हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होता है उस पॉइंट के लिए, तो टेंजेंशियल हमेशा क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये तो इस पॉइंट की सरफेस के पैरेलल होने वाला है कि नहीं है। अरे भाई बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इसे मैंने नाम दिया है भाई ई आर कैप, और इसे जो मैं नाम दे रहा हूं टेंजेंशियल को, वो मैं नाम दे रहा हूं ई टी कैप। समझ आई क्या बात। तो एक आपके पास हो गया ई आर कैप, और दूसरा भाई आपके पास हो गया ई टी कैप। क्या मैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा, ई आर कैप? क्या इसे आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो देखो, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, एंगुलर पोजीशन होगी थीटा। अगर मैंने इस एंगल को मान लिया है थीटा, तो आप सभी देख सकते हो कि यह एंगल भी होगा थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये मैंने वर्टिकल ले लिया तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी होगा थीटा। अरे होगा कि नहीं। अच्छा, ई आर कैप बेसिकली क्या है, ई क्या है, कोई मुझसे पूछ रहा है। बेटा ई एक सिंबल है, कुछ नहीं है, परेशान मत हो। मैंने उसका नाम रखा है, नामकरण किया है, ठीक है ना। मेरा मन आया तो मैंने ई लिख दिया, वेक्टर्स का नाम, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा आर जो है वो रेडियल, छोटा सा टी जो है वो टेंजेंशियल। कोई सेंस नहीं है उसका, कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा खास। अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा। अब ऑब्वियसली ई आर कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर वो एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो उसके कंपोनेंट ले लो। अगर ऐसे एक वेक्टर 1 का होता है, उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा, तो वो आएगा 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। ये बेसिकली मैंने एक डायरेक्शन डिफाइन करके रख ली है, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे ये बहुत काम आने वाली है। ऐसे ही मैं डिफाइन करके रख लेता हूं ईटी कैप को। ईटी कैप क्या हो जाएगा, देखो ईटी ऐसे है तो उसके दो कंपोनेंट किधर किधर आएंगे, एक तो आएगा इधर और एक आएगा ऊपर की तरफ। तो एक्स में तो नेगेटिव आया कि नहीं आया, एक्स में आया भाई नेगेटिव, तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। किसी को कोई दुख या समस्या हो तो पूछे अभी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा किसी पॉइंट पे, फिर मैंने उस पॉइंट के लिए रेडियल डायरेक्शन डिफाइन की, और उसी पॉइंट के लिए मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन डिफाइन की। किसी को कोई कष्ट है तो इसी समय बताए, हैंड रेज करे या चैट में लिख दे, ताकि हम अपनी हेडिंग पे चल सकें, वेलोसिटी। चलो, किसी को कष्ट नहीं है तो मैं वेलोसिटी पे चल लेता हूं। तो खैर हमें निकालनी थी वेलोसिटी। कैसे निकाल सकता हूं मैं, टू कैलकुलेट वेलोसिटी मुझे एक और पैरामीटर की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिसे हम नाम देते हैं
एंगुलर वेलोसिटी, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल W जो है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? तो इसके लिए आप बस सोच लो कि वेलोसिटी क्या होता है। हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने की रेट को वेलोसिटी कहते थे। तो एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे? इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अरे है कि नहीं भाई? वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो ये आपका सर्कुलर पाथ था, ठीक है ना? आपका पार्टिकल यहां था, θ1 पे था, t=t1 पे, और वो भाई चला गया कहां? θ2 पे एट t=t2। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही चुके हो। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? θ2 माइनस θ1। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे है कि नहीं? तो जो फॉर्मूला आएगा, अगर मैं पहले निकाल रहा हूं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या फॉर्मूला आया था एवरेज वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैसे ही यहां पे आता है ओमेगा एवरेज इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन टाइम डेल्टा टी, यानी कि बेसिकली θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। अरे आसान है? अरे आसान है कि नहीं? यूनिट क्या होगी भाई? तो यूनिट आप देख सकते हो, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या सभी को समझ आया कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? एंगुलर वेलोसिटी आपको ये बताती है कि हर सेकंड कितना एंगल कवर किया जा रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने ओमेगा के ऊपर एरो बनाया है, मैंने थीटा के ऊपर भी एरो बनाया है। एरो हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर बनाते हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या? देखें कितने लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं। बेटा किसी का कैमरा ऑन हो गया है, बंद कर लो प्लीज। हम्म क्या मुझे कोई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकता है? इतने सारे लोग हैं तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो डायरेक्शन के लिए हम सीख चुके हैं एक चीज, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और बाहर के कैप होता है। तो इन्हीं के टर्म्स में आंसर आएगा। तो जो लोग एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं, जो क्लॉकवाइज कह रहे हैं, वो कोई डायरेक्शन थोड़ी है, वो तो सेंस है रोटेशन का। मैं जानना चाहता हूं कि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं ना भाई, इन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एक्सियल वेक्टर का मीनिंग क्या है मेरे भाई? एक्सियल वेक्टर का मीनिंग है इनकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन निकालते हो आप राइट हैंड थंब रूल से। यानी कि ऐसा सोच के देखो कि आपका पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओ तो थंब किधर पॉइंट करेगा? अरे देखो, अगर आप राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ इस सेंस में तो थंब किधर पॉइंट करेगा? ऑब्वियसली थंब जो पॉइंट करेगा वो करेगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, या जिसको हम जनरली क्या कह देते हैं? के कैप। और अगर आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, तो आपका थंब किधर पॉइंट करेगा? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन,
या जिसे हम माइनस के कैप कहते हैं। सेम चीज थीटा के लिए भी वैलिड है, सेम चीज थीटा के लिए भी वैलिड है। पार्टिकल आपका अभी जैसे घूम रहा है, कोई पूछे कि भाई एंगुलर पोजीशन की डायरेक्शन क्या है, तो आप किस में आंसर दोगे? के कैप में आंसर दोगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन घूम रहा है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि क्योंकि हमें एक डायरेक्शन असाइन करनी थी, तो हमने एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में इसकी डायरेक्शन असाइन की है। अरे समझ आ रही है क्या बात? समझ आ रही है क्या बात? यही एंगुलर पोजीशन की डायरेक्शन है और यही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर है? तो ये हमने बता दी भाई एवरेज वेलोसिटी। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बता सकता है क्या कोई? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ओमेगा इंस्टेंटेनियस बेसिकली क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड करता है जीरो को डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा सिंपली आपको मिल जाएगा डी थीटा बाय डी टी। अरे जैसे वेलोसिटी होती थी dx बाई डी टी, ओमेगा हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो हिंट लग गया होगा। बेटा बार बार कैमरा चालू हो रहा है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कैमरा नहीं चालू होना चाहिए। समझ आ रही है बात? जो भी थे अभी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सीधे बाहर करूंगा आपको क्लास से। चुपचाप आपको स्क्रीन खोल के रखनी है और पेन से चीजें नोट डाउन करनी है। कैमरा क्यों चालू हो जाता है अपने आप? मेरा तो आज तक जिंदगी में चालू नहीं हुआ यार। ठीक है, तो ओमेगा जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा भाई? डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ थीटा टाइम कर्व। अरे भाई चमका के नहीं? तो जो वेलोसिटी थी वो ओमेगा हो गया, जो पोजीशन थी वो थीटा हो गया। कुछ खास नहीं हो रहा है, बस यहाँ सारी चीजें गोल गोल हैं, इसलिए थोड़ा नए नए टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। अरे बोलो भाई। खैर, हम क्या करना चाह रहे हैं इतनी देर से? मैं तो सिर्फ वेलोसिटी निकालना चाह रहा था, उसके लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ गई। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गई है। तो अब मैं निकाल लेता हूं वेलोसिटी। अब मैं निकाल लेता हूं वेलोसिटी। तो फिर से वही डायग्राम, और ये रही पोजीशन आपकी, ये एंगल थीटा। तो मुझे मिल चुका है कि पोजीशन वेक्टर भाई है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। रेडियल डायरेक्शन है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। टेंजेंशियल डायरेक्शन है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये मुझे पता लग चुका है, ठीक है ना? और एक चीज और पता लग चुकी है कि ओमेगा है डी थीटा बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा। अब आपको चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है? बच्चा बच्चा जानता है, डी एक्स बाई डी टी। अरे होता था कि नहीं? वेलोसिटी जो थी है तो वो वही dx बाई dt, बस इस बार हमारा पार्टिकल x एक्सिस पे नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे? करना तो आपको वही है, पोजीशन वेक्टर को ही तो डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा? dr बाई dt। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। dr बाई dt से आपको क्या मिल जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। अरे समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो वो सिंपली हो जाएगा कि वेलोसिटी होगी d बाई डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। क्या लिख सकता हूं मैं इसे मैं लिख सकता हूं, r तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी टी ऑफ cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप।
वेलोसिटी आ गई आपके पास r, cos थीटा का डिफरेंशिएशन उम्मीद करता हूं सबको आता हो, साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा का cos थीटा जे कैप। क्या मुझे एक और टर्म लिखनी पड़ेगी? कोई टर्म मुझे जोड़नी पड़ेगी क्या? मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, फंक्शन थीटा में था और टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो मुझे चेन रूल से डी थीटा बाय डी टी भी लिखना पड़ेगा। ये आपको तभी समझ आएगा जब बचपन में ध्यान दिया आपने। तो वेलोसिटी फाइनली मुझे क्या मिल जाएगी, जरा ध्यान से देखो, डी थीटा बाई डी टी तो क्या हो गया, ओमेगा। तो ये हो गई हमारे पास आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और सुंदर शब्दों में अगर मैं इसे लिखूं तो वेलोसिटी हो गई आर ओमेगा, ये क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है बड़े से ब्रैकेट में जो गंदा सा साइन और कॉस लिखा है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है ईटी कैप। जरा ऊपर देखो आंखें खोल के, ये लिखा है ईटी कैप। क्या सीखे यहां से? बहुत कुछ सीख गए भाई। एक तो हम ये सीख गए कि अगर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है आर रेडियस के सर्कल पे, तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वेलोसिटी का वो होता है आर ओमेगा, और जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की वो होती है ईटी कैप। यानी सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। अरे बात समझ आई क्या? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। अब तुम सोचोगे ये तो ऑब्वियस था, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हाँ भाई वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, लेकिन बोर्ड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रूव दिस। अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रूव करके दिखाओ कि भाई वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल ही होती है सर्कुलर मोशन में, तो ये उसका प्रूफ है। समझ आ रही है क्या बात? मैंने एक रेडियल डायरेक्शन अज्यूम की थी, मैंने एक टेंजेंशियल डायरेक्शन अज्यूम की थी, मैंने पार्टिकल की पोजीशन अज्यूम की थी, मैंने वहां से वेलोसिटी निकाली और वो प्योरली टेंजेंशियल फॉर्म में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अरे समझ आई कि नहीं बात? वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन is always tangential, is always tangential। याद रखना है भैया आपको, ठीक है ना? तो आई होप सबको एंगुलर पोजीशन समझ आया है क्या होता है, सबको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आया है क्या होता है, सबको एंगुलर वेलोसिटी समझ आई है क्या होती है, और सबको वेलोसिटी समझ आई है कि क्या होती है और हमेशा टेंजेंशियल होती है। समझ आया क्या? तो एक सवाल करने का समय आ गया है, जब देखा जाए कितना समझ आया है। ध्यान से करें। तो ये सर्कल है हमारा भाई 10 मीटर रेडियस का, ये हमारा पार्टिकल है P, और ये t इक्वल टू 0 पे यहां पर था, और P यहां पहुंच जाता है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आपको जो बताना है, सबसे पहले तो आपको बताना है उसका, और प्लीज एक साथ आंसर देना, एक एक करके लिखना मत शुरू कर देना, मैं पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं फिर आंसर देना शुरू करना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, तीसरा आपको बताना है एवरेज स्पीड। ठीक है ना? बताओ भाई क्या आएगा।
हाँ भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबने ट्राई कर लिया होगा। हाँ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि कोई डायरेक्शन दी नहीं है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहाँ है, तो कितना मूव किया है आप देख सकते हो साफ। वो जो मूव किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है आपका π/2 रेडियन, 90 डिग्री, है कि नहीं। दूसरी चीज पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये है r, ये है r, तो ये ऑब्वियसली है r√2। तो रेडियस आपकी 10 है, यानी कि 10√2 मीटर। ये आपका ए पार्ट है, काफी लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा। तो ओमेगा आपका हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम लगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 रेडियन है और टाइम लगा है भाई 10 सेकेंड। तो आंसर आ गया π/20 रेडियन प्रति सेकेंड। अगली चीज है एवरेज वेलोसिटी। तो वो होता है भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं 10√2 और टाइम लगा है भाई 10 सेकेंड, यानी कि √2 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा बचपन का है। फिर चाहिए आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो वो ये वाला चला होगा ना, सर्कल पे चला है। तो आर्क की लेंथ आपको बतानी है, तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल यानी कि πr/2, यानी πr/2 यह डिस्टेंस। टाइम तो 10 सेकेंड ही लगा है, यानी π/2 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछे अभी। कैसे मैंने एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी निकाली। कोई डाउट किसी को? कुछ खास नहीं है, आसान लग रहा होगा एकदम, है कि नहीं। अरे हाँ तो बोलो, भले म्यूट हो, मन में तो बोल ही सकते हो। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। चलें अगले सवाल पे। सवाल क्या, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। तो अगली चीज जो है वो है भाई आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यही सबसे जरूरी है। हमें एक चीज तो पता भी है कि भाई सर्कुलर मोशन तो हमेशा ही एक्सेलरेट होगा, होगा कि नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सब में बस एंगुलर घुसा देना है, क्योंकि ऑब्वियसली गोल गोल घूमना है। तो इसका सिंबल जो होता है ना भाई, वो होता है अल्फा। अल्फा इसका सिंबल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं भाई एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो भाई अल्फा एवरेज की मैं अगर बात करूं तो ये होना चाहिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि अल्फा एवरेज की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी भाई डेल्टा ओमेगा, वेक्टर इन पे भी साइन बनेगा, बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अगर सर्कल में हम इमेजिन करें कि ओमेगा बदल रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लो पार्टिकल यहाँ था और ऐसे मूव कर रहा था। ये t इक्वल टू t1 की सिचुएशन है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ω1, और फिर वो यहाँ पहुंच जाता है और ऐसे मूव कर रहा है। और ये t इक्वल टू t2 की सिचुएशन है और उसका ओमेगा है ω2। तो चेंज क्या हो गया भाई, ω2 माइनस ω1 बाय t2 माइनस t1। ये भी वही हमारा एक्सियल वेक्टर है, तो राइट हैंड रूल से ही हम इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, समझ आ रहा है। तो सीधे से आप क्या यूज कर सकते हो, ω2 माइनस ω1 बाय t2 माइनस t1। यूनिट क्या हो जाएगी देख के बता सकते हैं हम। ऊपर तो है ओमेगा की यूनिट यानी रेडियन पर सेकंड, नीचे टाइम यानी अपॉन सेकंड।
तो ये हो गया भाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। क्या सभी को क्लियर है अल्फा क्या होता है? तो इसी तरह से डिफाइन कर देंगे हम क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, नियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह बस क्या हो जाता है, डी। तो डी ओमेगा बाय डी टी। अच्छा और क्या लिख सकता हूं, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब दुनिया खत्म नहीं हो जानी चाहिए तुम्हारी। वी डीवी बाय डी एक्स लिख दिया है, वी डीवी बाय डी एक्स लिख दिया है। पूरे जो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था इतने समय तक, बस थीटा बदल जाता है एक्स, ओमेगा बदल देता है वेलोसिटी को, और अल्फा बदल देता है एक्सेलरेशन को। और क्या लिख सकते हैं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, पोजिशन के फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन भी तो अल्फा आएगा। अरे हाँ के ना, समझ आ रहा होगा आई होप। ये हो गया भाई आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ आई क्या बात? बस, तो अब हम निकाल लेते हैं सर्कुलर मोशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, या सिंपली मुझे कहना चाहिए एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। कि भाई सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो क्या क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, एक तो हो गई होगा सर्कुलर मोशन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमारे पास एक चीज जो हम निकाल चुके हैं वो है पोजीशन वेक्टर, जो था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और क्या निकाल चुके थे, ई आर कैप रेडियल डायरेक्शन कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और निकाल चुके हैं ओमेगा जो होता है डी थीटा बाई डी टी, और निकाल चुके हैं अल्फा जो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। समझ आई ना बात? तो जो वेलोसिटी का फंक्शन आपने निकाला था, वो वेलोसिटी का फंक्शन आया था आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, अभी ऊपर निकाला था है कि नहीं, ई टी कैप आया था ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब दिक्कत यह है कि यहाँ दो वेरिएबल हैं, दो चीजें बदल रही हो सकती हैं। जब पार्टिकल एक सर्कल के ऊपर घूमेगा तो एक चीज तो श्योर है कि थीटा तो बदलेगा ही बदलेगा। एग्री करते हो कि नहीं? अगर पार्टिकल एक सर्कल के ऊपर घूमेगा मेरे भाई तो थीटा तो बदलना है ही, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि ओमेगा बदले? क्या ऐसा जरूरी है कि ओमेगा बदले? नहीं, ओमेगा की तो डायरेक्शन भी फिक्स होती है के कैप। अगर मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है तो डायरेक्शन फिक्स हो गई के कैप, है कि नहीं? और हो सकता है कि ओमेगा कांस्टेंट हो, ये भी पॉसिबल है। पर हम मान लेते हैं कि मान लो ओमेगा भी बदल रहा होगा तो क्या होगा, तो दो वेरिएबल हो गए, एक ओमेगा और एक थीटा। तो आपको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी टी ऑफ आर तो बाहर आ सकता है कांस्टेंट है, इंटू ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ आई ना बात? तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं, आर तो एज इट इज है, डी ओमेगा बाई डी टी, मैंने ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया और इसको एज इट इज रहने दिया, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ आई ना बात? प्लस अब ओमेगा को एज इट इज रहने देते हैं और इस चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने थीटा को डिफरेंशिएट किया है। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है आर
ये क्या लिखा है भाई? ये तो लिखा है अल्फा। और ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा है ई टी कैप। अरे है कि नहीं? प्लस ये खुद क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है माइनस ई आर कैप। तो अगर आप ब्रैकेट खोल दो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस आर अल्फा ई टी कैप। यानी कि मुझे सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन मिला है वो दो डायरेक्शन में मिला है। वो दो डायरेक्शन में मिला है, एक रेडियल में मिला है और एक टेंजेंशियल में मिला है। अरे भाई ऐसा हो सकता है कि ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो ही होगा, यानी कि अल्फा जीरो होगा, तो ये टर्म नहीं आएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये टर्म जीरो हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये टर्म जीरो हो जाए? ओमेगा स्क्वायर आर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आप सर्कल पे घूम रहे हो तो आपके पास ओमेगा तो रहेगा ही और आर तो होता ही है। हाँ, अल्फा जीरो हो सकता है अगर आप कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहे हो तो। इसीलिए हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो रहता ही है, जिसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे एक्सेलरेशन को नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं अगर डिफाइन करूं तो हम कहते हैं द मैंडेटरी एक्सेलरेशन, the mandatory acceleration for any particle to move on a circular path is called centripetal acceleration। ये वो एक्सेलरेशन है जो कि पार्टिकल के पास होना ही चाहिए। अगर इतना एक्सेलरेशन नहीं है तो आप आर रेडियस के सर्कल पे घूम ही नहीं सकते। तो ये तो कंपलसरी एक्सेलरेशन है जो कि होना ही चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो है आर अल्फा, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो होगी, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ये टर्म जीरो नहीं होगी। सीधी सी बात है। समझ आई क्या बात? और ये हमें बता रहा है किसी भी सर्कुलर मोशन का नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, अरे क्लियर हुआ कि नहीं? क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्यों होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को मैं एक एक करके जरा फिर से लिख देता हूं। तो पहला है भाई आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों है रेडियल एक्सेलरेशन? क्योंकि आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है वो रेडियल डायरेक्शन में ही आई है। इसकी जो वैल्यू आई है वो रेडियल डायरेक्शन में ही आई है, सिर्फ देख पा रहे हो आप, ठीक है ना? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? तो ये है द मैंडेटरी एक्सेलरेशन, द मैंडेटरी एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल टू मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ए सी से मैं इसे डिफाइन कर देता हूं। वैल्यू इसकी क्या आई है? तो वो आई है ओमेगा स्क्वायर आर। और यहां नेगेटिव भी था। नेगेटिव को मैं क्या ले सकता हूं? नेगेटिव का मतलब हो गया, ऐसे मैं लिख दूं ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप। तो ई आर कैप अगर रेडियली आउटवर्ड है तो माइनस ई आर कैप क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। रेडियल इनवर्ड यानी सेंटर की तरफ। तो ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v बराबर आर ओमेगा अगर मैं लिख दूं तो यही हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर। समझ आ रही ना बात? फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा ही सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अरे समझ आई क्या बात? हमेशा ही सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है ना? अरे इसमें क्या, और एक बार क्या, और एक बार हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, दिख नहीं रहा क्या आपको यार? माइनस ई आर कैप
जब ER कैप हमेशा रेडियली बाहर जाती हुई डायरेक्शन है, तो माइनस ER कैप हमेशा रेडियली अंदर आती हुई डायरेक्शन होगी। तो अंदर आती हुई डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहना। ठीक है ना? चलो, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? कर क्या रहा है ये पार्टिकल के साथ? एक चीज हम स्टैब्लिश कर चुके हैं और सब कुछ प्रूव किया है हमने कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होगी। और एक और चीज अभी जस्ट प्रूव हो गई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियल होगा। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये स्पीड को बदल सकता है? क्या एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ सकता है? इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो फिर ये कर क्या रहा है भाई? ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है डायरेक्शन बदलने का। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड नॉट स्पीड। ये स्पीड नहीं बदल सकता, क्योंकि भाई ये वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका एकमात्र पर्पस है, वो है पार्टिकल को सर्कल में रखना। जैसा कि कई बच्चों ने बोला, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाते रखना। ठीक है ना? क्योंकि ये हमेशा वेलोसिटी से कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। ये स्पीड नहीं बदल पाएगा, ये सिर्फ क्या बदल सकता है? डायरेक्शन बदल सकता है। तो अगर किसी सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो पक्का पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ही सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अरे समझ आई कि नहीं बात? तो अगर मैं आपसे ट्रू फॉल्स पूछूं और स्टेटमेंट हो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन चेंज वेलोसिटी, तो सही है या गलत है? इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए फटाफट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन चेंज वेलोसिटी, तो क्या आंसर देंगे आप? ट्रू या फॉल्स? क्या बात है! तो भारी मात्रा में लोग मेरे जाल में फंस चुके हैं। सिर्फ जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वही लोग आंसर दे पाए। अरे भाई ट्रू है, अरे ट्रू है भाई, ट्रू। वेलोसिटी बोला मैंने, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है ना। डायरेक्शन बदली यानी वेलोसिटी बदल गई। अरे भाई बात फंस गए तुम भावनाओं में बह गए। यहां स्पीड होता अगर, तो फॉल्स होता। तो ध्यान देना है। कई बार देखा गया है कि एग्जामिनर सिर्फ शब्दों में आपको फंसा देता है, तो उन चीजों से क्लियर रखना है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। अरे क्लियर हुआ कि और कंफ्यूज हो गए? बोलो भाई, क्लियर है कि और लुढ़क गए? लुढ़कने की तो कोई बात है नहीं यार, आसान से ही है। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलो, तो सिमिलरली दूसरा जो हमने डिफाइन किया है वो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगेगा। और ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला जो हमें मिला है वो मिला है आर अल्फा। यानी जैसे v बराबर आर ओमेगा होता है, वैसे ही ए बराबर आर अल्फा होता है। तो ये भी टेंजेंशियल है और वेलोसिटी भी टेंजेंशियल है। ठीक है ना? तो ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल ही लगेगा। अरे यार गंदा क्यों हो जाता है? ठीक है, टेंजेंशियल ही लगेगा। टेंजेंशियल लगने का मतलब या तो इसकी डायरेक्शन में लगेगा या उसके ऑपोजिट लगेगा। तो या तो स्पीड बढ़ाएगा या तो स्पीड घटाएगा। तो ये ऑलवेज एक्ट्स अलोंग टेंजेंट। इसका काम क्या है? क्या ये डायरेक्शन बदल सकता है? क्या ये डायरेक्शन बदल सकता है? अरे बोलो भाई,
क्या ये डायरेक्शन बदल सकता है? दिस कैन ओनली चेंज, दिस कैन ओनली चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसे कि हम कहते हैं स्पीड, एंड नॉट डायरेक्शन, एंड नॉट डायरेक्शन। क्यों नहीं बदल सकता भाई डायरेक्शन? अरे ये खुद हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है, ये खुद वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है या उसके ऑपोजिट लगता है, तो डायरेक्शन कैसे बदलेगा? दिशा बदलने के लिए तो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे होना चाहिए हमारी वेलोसिटी के साथ, अरे है कि नहीं? तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। बात समझने की कोशिश करो भाई, डायरेक्शन तो बदलनी है ही, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन स्पीड बदले ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, तो वो फिर ऑप्शनल हो जाता है। स्पीड बदल रही हो तो टेंजेंशियल है, स्पीड नहीं बदल रही हो तो टेंजेंशियल नहीं है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो नेट एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे बोलूं, नेट एक्सेलरेशन किसी सर्कुलर मोशन में, तो नेट एक्सेलरेशन बताया जाता है अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर R का होल स्क्वायर प्लस R अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का पर्पस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां मैं एक नोट लिखवाऊंगा आपसे, जो एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे कई बार फंसे हैं उसके ऊपर। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, तो नोट ये है कि रीड केयरफुली, क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना चाहिए। जैसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से देखना, मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था और कुछ समय के बाद वो यहां पहुंच गया 10 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। यही सिचुएशन यहां पे है, ठीक है ना? और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप बताइए भाई, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? क्या बता सकते हैं? क्या है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? देखें कितने लोग बता पाएंगे। दो लोगों ने आंसर दिया है मात्र अभी तक। अरे कोई भी आई कैप जे कैप मान लो। अरे आर ओमेगा वार ओमेगा यूज नहीं हो रहा है इसमें। अनंत तुम ध्यान दो थोड़ा यार, खो जाते हो कहीं भी। ये तो सिंपल सवाल है, पहले वेलोसिटी वहां थी, अब वेलोसिटी यहां है, क्या है चेंज इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का? नहीं समझ आ रहा? चलो, अब कोई बताए मुझे। तो काफी लोग प्लीज आंसर तो दिया करो एटलीस्ट, ठीक है ना? आंसर दो एटलीस्ट, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ना यश, तुमने जो आंसर दिया है आई कैप जे कैप में आंसर मत दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो आप लोग। अच्छा, अब मेरा सवाल है ये, बताइए, अब देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का दिमाग जरूर घूमा होगा कि करना क्या चाह रहे हो भाई। तो सारी बात जो रह जाती है ना, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे रह जाती है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है मैग्नीट्यूड। पहले मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? सबसे पहले आप लेफ्ट से पढ़ना शुरू करोगे तो बार दिखा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड, समझ आई बात? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसको मान लो आई मान लेता हूं मैं, इसको मान लो जे मान लेता हूं मैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10i। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10j। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो वो है भाई 10j माइनस 10i। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड। अरे चमका के नहीं, मैंने क्या किया? पहले मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अच्छा, ये क्या लिखा है? ये लिखा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव हुआ है। तो भाई पहले मैग्नीट्यूड क्या था? पहले मैग्नीट्यूड क्या था? 10। बाद में मैग्नीट्यूड क्या है? 10। तो चेंज क्या है? 10 माइनस 10, और आंसर क्या है? 0। तो सिर्फ मैंने शब्दों का हेर फेर किया है, मैग्नीट्यूड और चेंज को इंटरचेंज करने से आंसर क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो आपको सवाल बड़ा ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। अरे चमका कि नहीं? अब देखो, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था ये नहीं था वो, ये तो मैं आपको ऐसे ही बताया। ठीक है, तो आपको बताना है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं उसका अर्थ क्या है। तो पहली एक्सप्रेशन तो मैं आपको लिखता हूं, या फिर मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। ये बोर्ड जैसे सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन देके मैं सवाल पूछ लेता हूं भाई। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले, चलो मैच द कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बी ऑप्शन है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सी ऑप्शन है आपके पास नेट एक्सेलरेशन। ठीक है ना? और यहां पे ऑप्शन है आपके पास पी, जो है डीवी बाई डी टी। फिर है आपके पास क्यू, डीवी बाई डी टी। फिर है आपके पास आर, डीवी बाई डी टी। और एस, अंडर रूट ऑफ डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर। बताइए भाई, ए बी सी ऑर्डर में सामने वाले ऑप्शंस लिख दीजिए। ठीक है, ए बी सी के ऑर्डर में किससे क्या मैच हो रहा होगा वो लिख दो और अपना आंसर दे दो फटाफट।
जी हाँ, तो ये सफिशिएंट टाइम है मेरे हिसाब से, कर लेते हैं। तो भाई आपको बस ये बताना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल क्या है और नेट एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा ये क्या लिखा है, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी कैसे कैसे बदल सकती है, वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड बदल दो तो वो बदल जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दो तो भी वो बदल जाएगी। यानी ये जो मैंने लिखा है dv by dt, ये मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका कारण तो मैग्नीट्यूड का बदलना भी हो सकता है और डायरेक्शन का बदलना भी हो सकता है। तो दोनों किस में होते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन है जो दोनों को कवर करता है, मैग्नीट्यूड का चेंज और डायरेक्शन का भी चेंज, तो वो है आपका नेट एक्सेलरेशन। अरे समझ आया, वो है आपका नेट एक्सेलरेशन। अच्छा ये क्या लिखा है, ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, बस मैग्नीट्यूड ही तो लगा दिया आपने साइड में, तो ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो क्यू तो और किसी का आंसर होने नहीं वाला, तो जिन्होंने भी क्यू आंसर दिया है वो तो सही नहीं है, क्योंकि क्यू तो यही चीज लिखी हुई है। अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समय के साथ क्या बदल सकता है, फटाफट लिखो चैट में, क्या बदल सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के साथ, बोलो। एक ही बच्चा क्यों बोलता है, स्पीड। अरे स्पीड, और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा है ये, तो ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, तो ए सेंट्रीपिटल होता है अंडर रूट ऑफ ए नेट का स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, है कि नहीं। ये रहा ए नेट का स्क्वायर, ये रहा ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, यानी कि ये। तो आंसर जो हमारा होना चाहिए था वो होना चाहिए था एस आर पी। अरे समझ आया, एस आर पी होना चाहिए था, किसी ने दे पाया था क्या, जो भी कर पाए बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है पर वो मैं आपको कराऊंगा अब नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई पता नहीं कैसे, अच्छा लेट शुरू हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी कर लिया। तो आज ओवरडोज नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।